कहानी की शुरुआत में हम एक भयानक सीन देखते हैं। आसमान से आग बरस रही है और चारों तरफ तबाही का मंजर है। हम डैन फॉरेस्टर और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो एक अननोन लोकेशन पर हवा में है और वहां से सीधा नीचे पानी में गिर रहे हैं। ये एक वॉर जोन है जहां हर तरफ धुआं और चीख पुकार मची हुई है। सीन में दिखाया जाता है कि डैन पानी में गिरने के बाद स्ट्रगल कर रहा है। ये सीन यहीं कट होता है और हम 28 साल पीछे प्रेजेंट डे में आते हैं। हम डैन फॉरेस्टर को देखते हैं जो एक बायोलॉजी टीचर है। वो अपनी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में कम और मोबाइल फोन्स पर ज्यादा है। डैन एक इंटेलिजेंट आदमी है जो अपनी करंट जॉब से खुश नहीं है क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। डैन अपनी वाइफ एमी और अपनी प्यारी सी बेटी मूरी के साथ रहता है। डैन का सपना है कि वो आर्मी रिसर्च लैब में काम करे जहां वो अपनी साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके दुनिया के लिए कुछ मीनिंगफुल कर सके। इसी वजह से उसने वहां एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आज उसका इंटरव्यू होने वाला है। स्कूल खत्म होने के बाद डैन अपने घर जाता है। आज उनके घर पर क्रिसमस पार्टी है और काफी मेहमान आए हुए हैं। पार्टी का माहौल बहुत खुशनुमा है। डैन अपनी वाइफ एमी को अपने इंटरव्यू के बारे में बताता है। एमी थोड़ा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि डैन आज का दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे और रिलैक्स करे बजाय करियर की टेंशन लेने के। बातों बातों में एमी डैन को बताती है कि डैन के फादर जेम्स ने मूरी के लिए क्रिसमस कार्ड भेजा है। ये सुनते ही डैन का मूड खराब हो जाता है। डैन अपने फादर से सख्त नफरत करता है क्योंकि जेम्स ने उन्हें और उनकी मदर को तब छोड़ दिया था जब डैन छोटा था। बचपन से लेकर आज तक डैन ने अपने फादर से बात नहीं की है और वो नहीं चाहता कि जेम्स का कोई भी कनेक्शन उसकी बेटी मूरी से हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डैन अपने इंटरव्यू के लिए निकलता है। रास्ते में से आर्मी रिसर्च लैब से कॉल आता है। डैन बहुत उम्मीद के साथ फोन उठाता है, लेकिन उधर से उसे पता चलता है कि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है और जॉब किसी और कैंडिडेट को दे दी गई है। ये सुनकर डैन बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ बस यहीं अटक गई है। गुस्से में वो घर वापस आता है और अपनी फाइल को डस्टबिन में फेंक देता है। अंदर आकर वो फ्रस्ट्रेशन में एमी और मूरी के पास सोफे पर बैठ जाता है जहां टीवी पर फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा होता है। पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर होती हैं। प्लेयर्स ग्राउंड पर खेल रहे होते हैं कि अचानक स्टेडियम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। ग्राउंड के बीचों बीच एक अजीब सा पर्पल एनर्जी पोर्टल खुलता है। स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है और प्लेयर्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उस पोर्टल से हैवी स्मोक निकलता है और उसके अंदर से आर्म्ड सोल्जर्स का एक ग्रुप बाहर आता है। इन सोल्जर्स की हालत देखकर लग रहा होता है कि वो किसी भयानक जंग से आए हैं। उनकी लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट माइक्रोफोन लेकर पूरी दुनिया को एड्रेस करती है। वो बताती है कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं, स्पेसिफिकली साल 2051 से। वो बताती है कि फ्यूचर में इंसानों और एलियंस, जिन्हें व्हाइट स्पाइक्स कहा जाता है, के बीच एक ब्रूटल वॉर चल रही है। दुख की बात यह है कि इंसान ये जंग हार रहे हैं। हार्ट वार्निंग देती है कि अगर पास्ट के लोगों ने उनकी मदद नहीं की तो अगले 11 महीनों में पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता है। गवर्नमेंट्स और कॉमन लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें। लेफ्टिनेंट हार्ट एक्सप्लेन करती है कि उन्हें पास्ट से सोल्जर्स चाहिए जो फ्यूचर में जाकर उनके साथ एलियंस से लड़ सकें। इसके बाद दुनिया भर के देश कॉमन लोगों को ड्राफ्ट करना शुरू कर देते हैं। लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाता है और एक टाइम मशीन, जिसे जंप लिंक कहते हैं, के जरिए फ्यूचर में भेजा जाता है। लेकिन सिचुएशन बहुत खराब होती है। फ्यूचर में भेजे गए लोगों में से 50% से ज्यादा लोग पहले ही दिन मारे जाते हैं और जो बचते हैं उनमें से बहुत कम ही वापस आ पाते हैं। फ्यूचर में ह्यूमंस की पॉपुलेशन घटकर 5 लाख से भी कम रह गई है। इस वजह से पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और लोग फ्यूचर में जाने से डरने लगते हैं। रूल ये होता है कि हर सोल्जर को फ्यूचर में सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। अगर वो 7 दिन तक जिंदा रह गए तो मशीन उन्हें ऑटोमेटिकली वापस प्रेजेंट में खींच लेगी। घर पर मूरी ये सब न्यूज देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो अपनी मदर से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके पापा कभी फ्यूचर में जाएं। डैन वहां आता है और मूरी को गले लगाकर शांत करता है और प्रॉमिस करता है कि सब ठीक होगा। अगले दिन डैन अपनी क्लास में होता है जब अचानक सबके फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट्स बजने लगते हैं। डैन अपने फोन को चेक करता है तो देखता है कि उसे ड्राफ्ट कर लिया गया है और उसे तुरंत आर्मी रिसर्च सेंटर रिपोर्ट करने को कहा गया है। डैन को पहले लगता है कि शायद उसकी साइंटिफिक स्किल्स की वजह से उसे कोई रिसर्च जॉब मिली है, इसलिए वो जल्दी से सेंटर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही रियलिटी उसके सामने आती है। सोल्जर्स उसके हाथ पर जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं जो उसकी बॉडी से फ्यूज हो जाता है। ऑफिसर उसे बताता है कि ये डिवाइस एक ट्रैकर है और अब डैन को फ्यूचर में लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। डैन कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की कि वो एक टीचर है, सोल्जर नहीं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे बताया जाता है कि उसके पास अपने पर्सनल काम निपटाने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और उसे 2051 में भेज दिया जाएगा। ऑफिसर उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने डिवाइस निकालने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो उसे जेल हो सकती है या डिवाइस मालफंक्शन करके उसे मार भी सकता है। साथ ही एक शॉकिंग बात पता चलती है कि डैन को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि फ्यूचर रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो अगले 7 सालों में वैसे भी मरने वाला है। डैन परेशान होकर घर वापस नहीं जाता बल्कि एमी के पास क्लिनिक जाता है। एमी वहां ट्रॉमा पेशेंट्स को काउंसिल कर रही होती है जो फ्यूचर से वापस आए हैं। डैन उसे बताता है कि उसे ड्राफ्ट कर लिया गया है। एमी ये सुनकर दहल जाती है क्योंकि वो जानती है कि वहां से वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। डैन अपना हाथ दिखाता है जिस पर वो डिवाइस लगा हुआ है। एमी रोती है और डैन से कहती है कि कुछ भी करके इस डिवाइस को हटाना होगा। वो सजेस्ट करती है कि डैन अपने फादर जेम्स के पास जाए। जेम्स एक मैकेनिकल जीनियस है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहता है, तो शायद वो इस डिवाइस को हैक करके निकाल सके। मजबूरी में डैन अपने फादर के पास जाता है। जेम्स एक आइसोलेटेड जगह पर रहता है और वहां इलीगल तरीके से वेपन्स और व्हीकल्स बनाता है। बाप बेटे की मुलाकात बहुत टेंस होती है। जेम्स डैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और डिवाइस को एग्जामिन करता है, लेकिन बात करते करते पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। डैन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बिना डिवाइस हटवाए वहां से गुस्से में निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी पूरी करेगा ताकि उसकी बेटी का फ्यूचर सेफ हो सके। डैन घर वापस आता है और एमी को बताता है कि वो वॉर पर जा रहा है। एमी बहुत रोती है लेकिन डैन उसे प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में 7 दिन बाद वापस आएगा। मूरी को गुड बाय कहना डैन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। वो मूरी को गले लगाता है और भारी मन से वहां से निकल जाता है। डैन रिसर्च सेंटर पहुंचता है जहां हजारों और लोग भी आए हुए हैं जिन्हें जबरदस्ती ड्राफ्ट किया गया है। यहाँ सबको बेसिक आर्मी गियर दिया जाता है और अलग अलग टीम्स में डिवाइड किया जाता है। डैन को आर फोर्स नाम की टीम में डाला जाता है क्योंकि उसके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड है। यहाँ डैन की दोस्ती चार्ली नाम के एक आदमी से होती है जो थोड़ा डरपोक है लेकिन फनी बातें करता है। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की सवाल पूछती है कि वो लोग टाइम मशीन से एलियंस के आने से पहले वाले टाइम में जाकर उन्हें क्यों नहीं मार देते। वहाँ मौजूद ऑफिसर एक्सप्लेन करता है कि उनकी टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। वो एक नदी की तरह है जहाँ 2 नाव एक साथ बह रही हैं। एक नाव 2022 में है और दूसरी 2051 में। वो सिर्फ 30 साल आगे ही जंप कर सकते हैं, न उससे पहले न उसके बाद, इसलिए उन्हें सीधा वॉर के बीच में ही जाना पड़ेगा। उन्हें यह भी बताया जाता है कि दुश्मन इंसान नहीं बल्कि खूंखार एलियंस हैं जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है। रात को सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं कि अचानक इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। लेफ्टिनेंट हार्ट आती है और चिल्लाकर कहती है कि उन्हें अभी के अभी फ्यूचर में जंप करना होगा। प्लान के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग पूरी करनी थी, लेकिन फ्यूचर से खबर आई है कि एलियंस ने उनकी मेन रिसर्च लैब पर अटैक कर दिया है। अगर वो लैब डिस्ट्रॉय हो गई तो इंसानियत के पास जीतने का कोई चांस नहीं बचेगा। बिना पूरी ट्रेनिंग के सबको जंप पॉड्स में खड़ा कर दिया जाता है। मशीन स्टार्ट होती है और एक एक
करके लोग गायब होने लगते हैं। लेकिन जंप के दौरान सिस्टम में कोई ग्लिच आ जाता है, कोऑर्डिनेट्स गलत सेट हो जाते हैं, सीन शिफ्ट होता है और हम 2051 के आसमान को देखते हैं। डैन और उसकी टीम जमीन पर लैंड होने की बजाय शहर के ऊपर हवा में मटेरियलाइज हो जाते हैं। ये वही सीन है जो शुरुआत में दिखाया गया था। हजारों लोग हवा से नीचे गिर रहे हैं, कुछ लोग बिल्डिंग से टकरा कर मर जाते हैं। डैन किस्मत से एक स्काई स्क्रेपर की छत पर बने स्विमिंग पूल में गिरता है। उसका दोस्त चार्ली और कुछ और लोग भी पानी में गिरकर बच जाते हैं, लेकिन बाकी टीम बिल्डिंग्स और सड़कों पर गिरकर मारी जाती है। डैन पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि मियामी शहर पूरी तरह खंडहर बन चुका है, हर तरफ आग लगी है। तभी उनके कम्युनिकेशन डिवाइस पर कर्नल का मैसेज आता है। कर्नल उन्हें ऑर्डर देती है कि जो लोग जिंदा बचे हैं उन्हें इमीडिएटली रिसर्च लैब की तरफ बढ़ना है और वहां फंसे साइंटिस्ट्स को बचाना है। डैन नेचुरली लीड करता है और बचे हुए लोगों को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें तबाही के निशान दिखते हैं। जब वो लैब पहुंचते हैं तो नजारा खौफनाक होता है, वहां के सारे साइंटिस्ट्स मारे जा चुके हैं। कर्नल को जब ये पता चलता है तो वो बहुत निराश होती है, लेकिन डैन को ऑर्डर देती है कि लैब में रखी हार्ड ड्राइव्स और बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट करे। कर्नल बताती है कि एरिया कॉम्प्रोमाइज्ड है और वहां कुछ ही देर में एयर स्ट्राइक होने वाली है जो उस पूरे इलाके को उड़ा देगी। उनके पास वहां से निकलने के लिए बहुत कम टाइम है। डैन और उसकी टीम जल्दी जल्दी सैंपल्स कलेक्ट करती है। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। पहली बार हम व्हाइट स्पाइक्स को क्लोजअप में देखते हैं। ये एलियंस सफेद रंग के हैं, उनके पास तेज धार वाले टेंटिकल्स हैं जो किसी मशीन गन की तरह स्पाइक्स फायर करते हैं। वो बहुत फास्ट और एग्रेसिव हैं। एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। डैन और उसकी टीम गोलियां चलाती हैं, लेकिन एलियंस पर बुलेट्स का ज्यादा असर नहीं होता। एक फियर्स बैटल शुरू हो जाती है। डैन के कई साथी मारे जाते हैं। डैन और बचे हुए लोग स्टेयरवेल से नीचे भागते हैं, लेकिन एलियंस उनका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, एलियंस की संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है कि पूरी फौज उनके पीछे है। तभी रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन एलियंस उस पर भी हमला कर देते हैं। सिचुएशन होपलेस लगने लगती है। आसमान से जेट प्लेन्स आते हैं और बिल्डिंग पर बम गिरा देते हैं। एक ह्यूज ब्लास्ट होता है जिसमें सारे एलियंस जल जाते हैं। इस केओस में डैन बेहोश हो जाता है। जब डैन की आंख खुलती है तो वो एक मिलिट्री कैंप में होता है जो डोमिनिकन रिपब्लिक में है। उसे पता चलता है कि मिशन में बहुत लोग मारे गए, लेकिन चार्ली जिंदा बच गया है। कैंप में घूमते हुए उनकी मुलाकात डोरियन से होती है। डोरियन एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है जो तीसरी बार फ्यूचर में आया है। डैन उससे पूछता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता। डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और वो वैसे भी 6 महीने में मरने वाला है, इसलिए वो हॉस्पिटल के बेड पर मरने की बजाय लड़ते हुए मरना चाहता है। तभी सोल्जर्स आते हैं और डैन को अपने साथ आने को कहते हैं। डैन को कमांड सेंटर ले जाया जाता है जहां वो कर्नल से मिलता है। जब कर्नल पलटती है तो डैन हैरान रह जाता है। वो कर्नल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी मूरी है जो अब बड़ी हो चुकी है। डैन इमोशन से भर जाता है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मूरी का रिएक्शन बहुत प्रोफेशनल और रूखा होता है। वो डैन को डैड नहीं बुलाती और उसे दूर रहने को कहती है। डैन को समझ नहीं आता कि मूरी इतनी अपसेट क्यों है। मूरी डैन को एक्सप्लेन करती है कि उसने डैन को यहाँ किसी सेंटिमेंटल वजह से नहीं बुलाया है। उसने बताया कि व्हाइट स्पाइक्स एक हाइव माइंड की तरह काम करते हैं। उनमें मेल एलियंस वर्कर्स होते हैं जो सिर्फ मारते हैं और खाना लाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है फीमेल क्वीन। क्वीन जमीन के नीचे छुपकर रहती है और सिर्फ रिप्रोडक्शन करती है। मेल एलियंस अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मूरी का प्लान है कि वो एक जिंदा फीमेल एलियन को पकड़े और उसका डीएनए लेकर एक ऐसा जहर बनाए जो उन एलियंस को जड़ से खत्म कर सके। अब तक जितने भी टॉक्सिन्स बनाए गए हैं वो फेल हो गए हैं क्योंकि उनके पास क्वीन का प्योर डीएनए नहीं था। डैन और मूरी स्पेशल फोर्सेस के साथ एक मिशन पर जाते हैं जहां उन्हें एक क्वीन की लोकेशन मिली है। प्लान ये है कि क्वीन को बेहोश करके कैप्चर किया जाए। वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं। मूरी खुद नीचे जाकर क्वीन को ल्योर करती है, जबकि डैन को ऊपर रहने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही क्वीन बाहर आती है वो बहुत पावरफुल साबित होती है। वो चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर हजारों मेल एलियंस वहां आ जाते हैं। डैन अपनी बेटी को खतरे में देखकर ऑर्डर तोड़ता है और हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है। वो मूरी की जान बचाता है और मुश्किल से क्वीन को एक बड़े से केज में कैद कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर केज को उठा लेता है, लेकिन एलियंस अभी भी अटैक कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग बेस पर वापस आते हैं जो समंदर के बीच एक ऑयल रिग पर बना है ताकि एलियंस वहां आ न सकें। सफर के दौरान मूरी डैन पर गुस्सा होती है कि उसने रिस्क क्यों लिया। बहस के दौरान मूरी रिवील करती है कि वो डैन से नाराज क्यों है। वो बताती है कि पास्ट में जब वो 12 साल की थी, डैन अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर फैमिली को छोड़कर चला गया था। उसने एमी और मूरी को अबंडन कर दिया था और फिर कुछ साल बाद एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। ये सुनकर डैन को गहरा सदमा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने फ्यूचर में वही गलती की जो उसके फादर जेम्स ने की थी। डैन रोता है और मूरी से माफी मांगता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपना फ्यूचर बदल कर रहेगा। बेस पर पहुंचकर मूरी क्वीन का डीएनए लेती है और नई टॉक्सिन बनाने पर काम शुरू करती है। कंप्यूटर सिमुलेशंस चलाए जाते हैं। पहले कुछ अटेम्प्ट्स फेल होते हैं, लेकिन फाइनली मूरी एक ऐसा टॉक्सिन डेवलप कर लेती है जो 100% इफेक्टिव है। वो खुश होती है, लेकिन तभी डिजास्टर स्ट्राइक करता है। क्वीन होश में आ जाती है और अपने दिमाग से टेलीपैथिक सिग्नल भेजती है। इस सिग्नल को सुनकर हजारों मेल एलियंस समंदर में तैरकर ऑयल रिग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऑयल रिग पर अटैक शुरू हो जाता है। एलियंस दीवारों पर चढ़ जाते हैं और सोल्जर्स को मारने लगते हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। डैन का 7 दिन का टाइम पूरा होने वाला होता है। मूरी डैन को वो टॉक्सिन देती है और कहती है कि उसे वापस पास्ट में जाना होगा। मूरी समझाती है कि फ्यूचर अब बचाया नहीं जा सकता, एलियंस जीत चुके हैं, लेकिन अगर डैन ये टॉक्सिन लेकर पास्ट में चला गया तो वो वहां मास प्रोडक्शन करके वॉर शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। डैन अपनी बेटी को छोड़कर जाने से मना कर देता है। वो चाहता है कि मूरी भी उसके साथ पास्ट में चले, लेकिन टाइम मशीन सिर्फ डैन को खींच रही होती है। एलियंस कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। एक एलियन मूरी पर अटैक करता है और वो डैन की आंखों के सामने मारी जाती है। डैन चिल्लाता रह जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक जंप सिस्टम उसे वापस 2022 में खींच लेता है। डैन वापस अपने टाइम में आ गिरता है। उसके हाथ में टॉक्सिन की वाइल होती है। वो गुस्से और दुख में पागल हो रहा होता है। वो तुरंत वहां के ऑफिसर्स को टॉक्सिन दिखाता है और कहता है कि इसे फ्यूचर भेजो ताकि मूरी बच सके। लेकिन लेफ्टिनेंट हार्ट उसे बताती है कि फ्यूचर का कनेक्शन टूट चुका है। फ्यूचर में बेस डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए जंप लिंक अब ऑफलाइन है। अब कोई भी फ्यूचर में नहीं जा सकता। डैन को लगता है कि मूरी की कुर्बानी बेकार गई। डैन घर वापस आता है और एमी को सब बताता है, मूरी के बारे में, अपनी डेथ के बारे में और टॉक्सिन के बारे में। डैन डिप्रेशन में जाने की बजाय एक्शन लेने का सोचता है। वो डिसाइड करता है कि वो एलियंस के आने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उन्हें ढूंढकर यहीं खत्म करेगा। डैन चार्ली और डोरियन के पास जाता है। डोरियन फ्यूचर से अपने साथ एक एलियन का पंजा लाया था। डैन और चार्ली उस क्लॉ को एग्जामिन करते हैं। उन्हें क्लॉ पर एक स्पेसिफिक तरह की वल्केनिक राख मिलती है। चार्ली अपने एक स्टूडेंट के पास जाता है जो ज्योग्राफी एक्सपर्ट है। वो स्टूडेंट बताता है कि ये ऐश मिलेनियम इरप्शन की है जो सालों पहले चाइना और रशिया बॉर्डर के पास एक वोल्केनो से निकली थी। यहाँ डैन एक थ्योरी बनाता है कि एलियंस 2051 में आसमान से नहीं टपके थे, बल्कि वो हजारों सालों से धरती पर ही थे, बर्फ के नीचे दबे हुए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघली और वो बाहर निकल आए। इसका मतलब एलियंस अभी भी रशिया में बर्फ के नीचे सो रहे हैं। डैन ये बात गवर्नमेंट को बताता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि रशिया में इन्वेस्टिगेशन करना पॉलिटिकली डेंजरस है। डैन हार नहीं मानता। वो वापस अपने फादर जेम्स के पास जाता है। इस बार वो अपने ईगो को साइड में रखता है और जेम्स से मदद मांगता है। जेम्स
जेम्स के पास अपना प्लेन है। जब जेम्स को पता चलता है कि उसकी पोती ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी तो वो तुरंत मदद करने को तैयार हो जाता है। डैन, जेम्स, चार्ली और डोरियन चारों मिलकर बिना परमिशन के रशिया के लिए निकल पड़ते हैं। वो उस ग्लेशियर पर पहुंचते हैं जहां सिग्नल्स मिल रहे थे। वहां उन्हें बर्फ के नीचे कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। वो एक्सप्लोसिव से बर्फ में छेद करते हैं और रस्सी से नीचे उतरते हैं। नीचे उन्हें एक मैसिव एलियन स्पेसशिप दिखता है जो हजारों साल पहले क्रैश हुआ था। वो शिप के अंदर जाते हैं। माहौल बहुत डरावना है। वहां हजारों एलियंस ट्रांसपेरेंट पॉड्स में सो रहे हैं। उन्हें समझ आता है कि ये शायद एलियंस का कार्गो शिप था जो यहाँ गिर गया था। डैन डिसाइड करता है कि वो हर पॉड में टॉक्सिन इंजेक्ट करके उन्हें नींद में ही मार देंगे। वो ऐसा ही करते हैं और कई एलियंस को मार देते हैं। लेकिन गलती से एक एलियन जाग जाता है और शोर मचा देता है। देखते ही देखते शिप के अंदर केओस मच जाता है। सारे एलियंस जागने लगते हैं। डोरियन रियलाइज करता है कि वो सबको नहीं मार पाएंगे। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बची हुई लाइफ किसी काम लाएगा। वो डैन और बाकी सबको बाहर जाने को कहता है और खुद शिप के बीच में रह जाता है। डोरियन अपने साथ लाए हुए हैवी एक्सप्लोसिव्स को डेटोनेट कर देता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरा स्पेसशिप और माउंटेन हिल जाता है। डोरियन अपनी जान देकर मोस्टली एलियंस को मार देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ब्लास्ट के बावजूद फीमेल क्वीन जिंदा बच जाती है और बर्फ से बाहर निकल आती है। वो बहुत गुस्से में होती है। अब बर्फ के मैदान में फाइनल बैटल शुरू होती है। जेम्स और डैन मिलकर क्वीन का सामना करते हैं। क्वीन उन पर अटैक करती है। जेम्स गोलियां चलाता है लेकिन क्वीन उसे घायल कर देती है। डैन के पास टॉक्सिन का इंजेक्शन होता है। एक खतरनाक फाइट के बाद जब क्वीन डैन को मारने ही वाली होती है, जेम्स अपनी जान पर खेलकर क्वीन का ध्यान भटकाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डैन क्वीन के मुंह में वो टॉक्सिन डाल देता है। टॉक्सिन तुरंत असर करता है और क्वीन एलियन वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। डैन और जेम्स जिंदा बच जाते हैं। गवर्नमेंट फोर्सेज वहां पहुंचती हैं और कंफर्म करती हैं कि थ्रेट खत्म हो चुका है और दुनिया बच गई है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डैन वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आता है लेकिन अब उसका एटीट्यूड बदल चुका है। वो अपने फादर जेम्स को अपने घर लेकर आता है और एमी और छोटी मूरी से मिलवाता है। जेम्स पहली बार अपनी पोती से मिलता है और बहुत खुश होता है। डैन मन ही मन सोचता है कि मूरी ने सही कहा था, फ्यूचर बदला जा सकता है। उसने न सिर्फ दुनिया बचाई बल्कि अपने परिवार को टूटने से भी बचा लिया। वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाएगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर